तैयारी करोगे जो सिलेक्शन सीरीज हमने चलाई हुई है उसमें हमने आज एक और नाम ऐड किया है। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी सीपीओ 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। इस सिलेक्शन सीरीज में जो सीपीओ में कुछ नाम ऐड हुए हैं उनमें सबसे पहला नाम मोहित मलिक का है। हमारे साथ मोहित मलिक बैठे हुए हैं, हम मोहित मलिक को कांग्रेट्स कहेंगे। उसके बाद में जो आपके और आपके पब्लिक डिमांड, जो आपके दोस्तों के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी जर्नी सिलेक्शन में किस तरह से उन्होंने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा और किन किन चीज़ों से वो आपके सिलेक्शन को थोड़ा सा जल्दी करा सकते हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा प्रकाश डालेंगे। आइए मिलते हैं मोहित मलिक से, उनकी जवानी, कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन। सबसे पहले वो अपने बारे में कुछ बताएंगे, अपने सिलेक्शन के बारे में बताएंगे, फिर हम थोड़ा थोड़ा बात करते हैं उनसे। मोहित। थैंक यू सर फॉर ऑल दीज कॉम्प्लीमेंट्स। और मैं सबसे पहले सर को थैंक्स कहना चाहूँगा जो इतनी अच्छी गाइडेंस मुझे मिली, जिसका मेरे सिलेक्शन में अहम रोल रहा। तो थैंक यू सर वेरी मच, क्योंकि आई थिंक विदाउट दोज सेशंस एंड लेसन्स आई विल नॉट बी एबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। तो फॉर दिस आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। और अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड से कि मेरे सिलेक्शन में काफ़ी लोगों का हाथ रहा है, जो जिन्होंने मेरी फैमिली, मेरे टीचर्स, तो मैं सब चीज़ों का श्रेय उन्हीं को देना चाहूँगा। और भी जो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के हैं वो आप वन बाय वन पूछ सकते हैं, या सर आप पूछ सकते हैं, जो भी पूछना होगा। आई वुड ग्लैड टू आंसर ऑल दोज। सबसे पहले मैं मोहित आपसे पूछूंगा कि अभी आपके घर का माहौल और आपका खुद का जो आपके ड्रीम्स थे वो धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। जैसा कि मैं अब ये भी जानता हूं कि पिछले एक साल में आपने 7-8 रिजल्ट निकाले हैं। रिजल्ट होने के साथ साथ आपकी ज्वाइनिंग भी पिछले एक साल में तीसरी ज्वाइनिंग, अगर सीपीओ में आप ज्वाइन कर रहे हैं तो तीसरी ज्वाइनिंग होगी। अभी भी ये आपको पता हो तो दिल्ली हाई कोर्ट में सर्विस कर रहे हैं, जो कि इन्होंने 3-4 महीने पहले ही ज्वाइन किया। उससे पहले एक और सर्विस कर रहे थे गवर्नमेंट में ही, जो कि यूपी गवर्नमेंट की थी शायद ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट की थी। ठीक है, पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे जो उन्होंने फाइनल ज्वाइन किया, कुछ टाइम काम किया है, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं अभी। अब फाइनल एसएससी जो आपका सीपीओ है वो ज्वाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने घर का माहौल बताएं, और घर में अब तो थोड़ी इज्जत बढ़ गई होगी। सर बिल्कुल सर, सिलेक्शन के बाद इज्जत तो बढ़ ही जाती है, क्योंकि थोड़ा सा जिम्मेदार समझने लगते हैं लोग, समझने लगता है कि हाँ पैसे आ रहे हैं, खर्चा होगा। तो जब सबके लिए गिफ्ट लेके जाओगे तो रिस्पेक्ट तो ऑब्वियस है कि वो करेंगे ही। तो जैसे कि आप पिछले 6-7 महीने से जॉब कर ही रहे हैं, लगभग कितने टाइम से कर रहे हैं जॉब? हाँ 7 महीने। 7-8 महीने से हो रहे हैं। तो अब तो लड़कियों के भी फोन आने लगे होंगे। मैं I would say sir, these all things are distractions that I completely believe that we should avoid while preparing. हाँ, तो ये मैंने किया, अभी खुद पे भी अप्लाई किया, क्योंकि जब तक हम अपने लायक ही नहीं है तो हमें किसी को अपनी लाइफ में लेके आना नहीं चाहिए। आई थिंक सो, सबकी अलग राय हो सकती है, बट मेरे केस में ये है। और मैं अभी चाहता हूँ कि मैं तब अभी थोड़ा और प्रिपेयर करूँ, कभी कुछ और करूँ आपके आशीर्वाद से। तो बस यही है, अभी तो मैं इन चीज़ों का अवॉइड ही कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं, क्या सच में जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि कोचिंग्स का सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है? देखो, ये भी मेरा मानना, ये तो मेरा खुद का ही मानना है कि अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि सारा कुछ कोचिंग से सिलेक्शन हो जाएगा तो इम्पॉसिबल है। तो लेकिन फिर भी जैसे आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, कई सारे सिलेक्शन आपने लिए हैं, तो सबसे पहले आप ये बताएं क्या कोचिंग का सिलेक्शन में कुछ रोल होता है या नहीं होता है? सर मैं कहूँगा कि कोचिंग का बहुत बड़ा रोल है किसी भी बच्चे के सिलेक्शन में, भले ही वो ऑनलाइन कोचिंग कर रहा हो या ऑफलाइन। दोनों चीज़ों के अलग अलग फ़ायदे हैं, और मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि हमें ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हम अपने कंपटीशन को देखते हैं, प्लस हम रियल टाइम में अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हैं टीचर से। जैसे मैं आपके पास आता था सैटरडे संडेज तो ऑब्वियस आता था, और उसके अलावा जो होता है ना कि साथ के साथ हम कोई क्वेश्चन कर ले रहे हैं कि सर ये नहीं तो ये कैसे हुआ, ये नहीं तो ये कैसे हुआ, तो वो एक तरीके से हमारी जिज्ञासा जो होती है उसे शांत करता है, और
बूस्ट अप मिलता है हमें उससे, क्योंकि हमारे माइंड पजल नहीं है, हमारा माइंड क्लियर है, क्योंकि हमें जो डाउट्स आए वो साथ के साथ हमने पूछ लिए। जबकि ऑनलाइन कोचिंग में ऐसा नहीं हो पाता, उनकी टीम है, वो 2 घंटे बाद रिप्लाई करेंगे, 4 घंटे बाद रिप्लाई करेंगे। तो वहाँ पे बच्चा सोचता है कि यार चल यार थोड़ी देर बाद पढ़ लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो वहाँ से एक मेजर ड्रॉबैक है वो ऑनलाइन कोचिंग का। और इसके अलावा हम पीयर्स बनाते हैं अपने ऑफलाइन कोचिंग में, फ्रेंड्स हैं, मेरे भी हैं, जैसे साथ में ही बैठे हुए हैं। तो क्या होता है कि हम ग्रुप डिस्कशन करते थे जब हम तैयारी कर रहे थे कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो एक अहम रोल प्ले करता है किसी के भी सिलेक्शन में। तो आई थिंक ऑफलाइन कोचिंग इज़ बेटर। अच्छा, दूसरा मुझे ये भी बताएं कि आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कब शुरू की थी और आपने कोचिंग कब ज्वाइन की? सर मैंने 2022 में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे था कि हाँ मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। और अब हम ही सबको पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा रिस्पेक्ट ज़्यादा ही मिलती है प्राइवेट सेक्टर से, और अलग भी बेनिफिट्स हैं बहुत सारे। तो 2022 में मैंने शुरू किया, मैं खुद से तैयारी कर रहा था। मैंने सीजीएल दिया, सीएचएसएल भी दिया था शुरू में। तो वहाँ पे मुझे फेलियर मिला, तो वहाँ मुझे लगा कि हाँ मैं कहीं तो लैग कर रहा हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 2023 में कोचिंग ज्वाइन कर लूँगा, क्योंकि एक ट्रेजेडी भी हो गई थी हमारी फैमिली में। तो मैं 2022 में नहीं आ पाया, 23 में लास्ट में मैं आया था सर के पास, दिसंबर 2023। और वहाँ से मतलब 6 मंथ्स में मेरा काफ़ी इम्प्रूव हुआ आपके पास आने के बाद। और फिर उसी के बाद सिलेक्शन शुरू हो गए थे ऑलमोस्ट 2024 में, और आज मैं यहाँ पे हूँ सबके सामने। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इन्होंने जो कोचिंग है वो 2022 में स्टार्ट कर लिया था, ठीक है, मैं जो खुद से पढ़ रहे थे या ऑनलाइन पढ़ रहे थे, हाँ, सेल्फ स्टडी या ऑनलाइन जैसे भी पढ़ रहे थे। कोचिंग इन्होंने 2023 दिसंबर में ज्वाइन किया था, यानी कि मेनली माने 2024 से स्टार्ट हुआ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 2024 से स्टार्ट हुआ और 2024 एंड होते होते इनको जॉब मिलने शुरू हो गई, सिलेक्शन होने शुरू हो गए। मतलब विद इन ईयर, अगर आप सही तरह से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, सही फ्रेमवर्क में आप जा रहे हैं, सही स्ट्रक्चर में आप आ रहे हैं, तो विद इन ईयर आपका सिलेक्शन हो सकता है। वैसा ही इनके साथ भी हुआ। और आप जान रहे हैं कि अब जैसे अभी तो 2025 चल ही रहा है, इन्हें 6-7 महीने तो सर्विस करते हुए हो गए, यानी 2024 के एंड में ही इनको जॉब मिलने शुरू हो गई। और कहो तो सिलेक्शन तो और पहले शुरू हो गए होंगे, यानी कि वही आप समझ रहे हैं कि 9 महीने 10 महीने मैक्सिमम 1 साल में इनके सिलेक्शन होने लगे। उसके बाद में कई सारे जॉब इन्होंने छोड़े। एक और मैं इनसे ही पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी सीपीओ कर रहे हैं, जैसे कुछ बच्चों का ना एक और प्लान होता है कि मैंने बैंक वाले तो मुझे एसबीआई पीओ ही देना है, एसएससी वाले कुछ प्लान करके बैठ जाते हैं कि मेरे को एसएससी सीजीएल ही देना, दूसरा कोई फॉर्म ही नहीं फिल करना। जबकि मैं जानता हूं इनको कि इन्होंने यूपी कांस्टेबल लेवल का भी पेपर दिया है, वो भी क्लियर किया है। मैं बता रहा हूं ना कि इनके 8-9 एग्जाम हुए हैं, तो 8-9 एग्जाम में वो एग्जाम भी हैं। 3 तो फाइनल ज्वाइन किए इन्होंने, जो एग्जाम हुए हैं वो 8-9 है। तो यूपी कांस्टेबल भी दिया है, वो भी क्लियर किया है, इवन फिजिकल भी दिया है उसका। तो इन्होंने ये नहीं समझा कि ये छोटा एग्जाम है या बड़ा एग्जाम है। आप समझें, हर छोटा एग्जाम एक बड़े एग्जाम के लिए प्रिपरेशन होता है, वो आपको सीख देता है, आपकी गलतियों को इंप्रूव कर रहा होता है, ठीक है। एक बार फिर इनसे भी मैं जानना चाहूंगा कि इनका यही इसके पीछे का मोटिव था या इन्होंने सब एग्जाम क्यों दिए, एक बार समझते हैं, इनसे जानते हैं। सर मुझे लगता है कि जहाँ पे आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करते हैं ना, तो वो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ यार मैं सही दिशा में हूँ और मैं कर सकता हूँ। तो एक तरीके से बैक ऑफ द माइंड मेरे ये थॉट भी था, और उसके अलावा ये था कि नौकरी चाहिए थी क्यों झूठ बोलूँ। तो उसके लिए भी, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में भरोसा नहीं है कि कोई वैकेंसी कितना टाइम ले जाए। हो सकता है किसी एसएससी सीपीओ में ही आप देख सकते हैं 2024 में वैकेंसी आई थी मार्च में, और दिसंबर 2025 में वैकेंसी, अक्टूबर 2025 में मान लो पूरी हो गई, दिसंबर तक ज्वाइनिंग देंगे, तो ऑलमोस्ट 2 साल लग चुके हैं। तो यही है कि एक तो छोटे टारगेट रखिए, वो आपके पढ़ाई में भी फ़ायदा करेंगे, क्योंकि आप छोटे टारगेट अचीव करेंगे तो आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो डेडलाइन मीट करनी होती है ना जब किसी को, तो वो एक अलग लेवल पे जाके तैयारी करता है, वो प्रैक्टिस भी करेगा, वो रिवीजन भी करेगा, तो वो
आपको एक स्टेप पास पहुंचा रहा है आपके जो आपका मनपसंद सिलेक्शन है ना उसके पास। तो यही था सर मेरा मेन मोटिव तो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम टारगेट कर रहा था ताकि मुझे जो मेरी मनपसंद पोस्ट है वो मिल जाए, और मैं अब भी कर रहा हूँ टारगेट, देखते हैं। क्या वैसे आप जैसा अभी बता रहे हैं कि अभी आप कर रहे हैं, तो मतलब फाइनल क्या गोल है, कहाँ जाना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं तू? उसका होता है कि मैं नहीं बताऊंगा नहीं उससे पहले। नहीं, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। आई वुड से कि मेरा फाइनल गोल सैटिस्फैक्शन है, जहाँ मुझे लगा कि हाँ, मेरा पोटेंशियल फाइनल रीच हो गया, तो मैं वहाँ छोड़ दूँगा तैयारी करनी। बट अगर अभी मुझे लग रहा है कि हाँ, मुझ में पोटेंशियल है तो व्हाई नॉट गिव वन मोर अटेम्प्ट, व्हाई नॉट प्रिपेयर फॉर एनीथिंग एल्स, बस यही है। अच्छा, जैसे एक और क्वेश्चन जो मुझे मेरे हिसाब से बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है और जिसको बच्चे बहुत छोटा मानते हैं, ये रोल ऑफ मॉक टेस्ट। जिस मॉक टेस्ट से बच्चे भागते हैं, टेस्ट देना नहीं चाहते। इवन कुछ बच्चों को तो ये मानना होता है कि पहले मैं 6 महीने सिलेबस पूरा कर लूं। मेरा ये मानना भी नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आपने आज से कोचिंग स्टार्ट किया है तो आप 1 वीक के बाद ही टेस्ट देना शुरू करें। ये मेरा पर्सनल मानना है कि उससे आपको गलतियां आपको समझ आए, गलतियों को आप साथ साथ ठीक करते रहें, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन आपका मॉक टेस्ट को लेके क्या मानना है, किस तरह से आपको लगता है कि किस तरह? सर मॉक टेस्ट सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी की भी सिलेक्शन में, क्योंकि हम 50% या 60% खुद से कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या होता है कि हम अपनी कमियां ढूंढ रहे होते हैं मॉक टेस्ट, कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। और मान लो कि मेरा कोई सब्जेक्ट वीक है, तो अगर मैं मॉक टेस्ट देने जाऊँगा तो ऑब्वियस है कि उसमें कम मार्क्स आएँगे। तो मैं घर आके दोबारा उस पे वर्क करूँ, दोबारा चैप्टर्स शुरू से करूँ, प्रैक्टिस करूँ, ताकि वो नेक्स्ट मॉक में मेरा इम्प्रूव हो जाए। तो ये मैंने किया था, और मैंने सीपीओ से पहले भी ऑलमोस्ट 70-80 मॉक्स लगा लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि मॉक इज़ इक्वल टू सिलेक्शन। तो यही हुआ था सर। अब भी लगाता हूँ। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक बार एक चीज़ और बताएं, एक और क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि जैसे हमने कोई एग्जाम दिया, जैसे आपने भी आप बता रहे हो कि आपके एक साल में 8-9 तो फाइनल मतलब हो गए, एग्जाम फाइनल हो गए। तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि आपने 9 ही एग्जाम दिए, सबके सब पास हो गए, कुछ एग्जाम ऐसे भी होंगे जहाँ पे आप फेल हुए। तो ये जो फेल्योर था, इसके बाद जब जब एग्जाम का रिजल्ट आता है, जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, टाइम पे जो डिमोटिवेशन फील होता है, उस टाइम लगता है यार छोड़ते हैं, नहीं होगा तेरे से। इस समस्या को कैसे हैंडल किया आपने? सर एक तो सपोर्ट था सबका, फैमिली का, टीचर्स का, फ्रेंड्स का, जो मुझे मोटिवेट करता था। उसके बाद एक वो था कि हाँ यार, मुझे कुछ चेंज लाना है, मुझे चेंज करना है, जो अपनी करंट सिचुएशन है उसे बदलना है। तो वो भी एक डेडिकेशन था। और इसके अलावा थोड़ा-सा वो होता है ना कि हमारी रूट्स जो हैं वो वेस्ट यूपी से हैं, और जाट, थोड़ा-सा वो वाली बात हो गई कि तो गिव अप तो करना ही नहीं था किसी भी हाल में। तो उस चीज़ ने मेरे सिलेक्शन में बहुत मदद की कि मैं गिव अप नहीं कर रहा था, और जब भी फेलियर देख रहा था तो दोबारा दोबारा तैयारी कर रहा था कि नहीं यार, अभी तो और करना है, ऐसे तो नहीं, इसलिए तो नहीं आया था मैं। तो उसने काफ़ी काम किया, फैमिली, टीचर्स। अच्छा, एक और क्वेश्चन, जैसे आपने तो कोई वैसे पहले बता भी दिया है। मैं अब बहुत सीधा का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि तैयारी करो का जो कोचिंग है, इसका क्या रोल रहा आपके सिलेक्शन में? कहाँ कहाँ आपको हेल्प हुई, कितनी हेल्प हुई या बिल्कुल नहीं हुई? नहीं सर, बहुत हेल्प हुई है, ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं हुई। हाँ, मेरे जब भी डाउट्स आते थे तो मैं आपके पास आता था। शुरू के जो चैप्टर्स मेरे वीक थे तो मैंने आपसे किए, बेस थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया यहाँ पर आने के बाद। और आप जो वीकेंड्स में मॉक टेस्ट अरेंज कराते हैं वो भी मैंने दिए आके। तो इन सब चीज़ों ने मेरी काफ़ी हेल्प की है। तो टीके का अहम रोल है मेरे सिलेक्शन में, और हर एक सिलेक्शन में आई वुड से। अच्छा, एक और जो आजकल ये इंस्टाग्राम रील्स, इनसे जब डिस्ट्रैक्शन होता था, ये आप देखते थे या नहीं देखते थे? आते थे इंस्टाग्राम या नहीं चलाते? सर मैंने इनिशियल डेज़ में लगभग 2 साल मैं बिल्कुल इनएक्टिव था, मैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं था। मैं ना इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था, ना फ़ेसबुक। बस एक व्हाट्सएप था, वो भी मतलब इसलिए था कि कोई नोट्स वगैरह कोई शेयर करता था तो उसके थ्रू कर देता था मेरे पास। जैसे आपके पास कुछ भेजना होता था, तो व्हाट्सएप तो ज़रूरी था, इसलिए मैं यूज़ कर रहा था, और मैं कुछ यूज़ नहीं कर रहा था।
क्योंकि ये सिलेक्शन में एक तरीके से पीछे ले जाते हैं हमें। हम सोचते हैं कि यार 5 मिनट देख लेता हूँ और फिर 50 मिनट हो जाते हैं। हाँ, तो ये थोड़ा रहता है, तो बेटर है आइसोलेट कर लो अपने आप को कुछ टाइम के लिए, ताकि आप सिलेक्शन आपने उस टाइम के लिए इन चीज़ों को पूरी तरह से त्याग दिया। क्या कोई बहुत करीबी दोस्त भी रहा इस जिससे कुछ दुख सुख बतलाने का मौका मिलता था, या इन चीज़ों को भी आपने डिस्ट्रिक्ट हटा दिया? नहीं सर, मैंने दोस्त बनाए यहाँ के, काफ़ी दोस्त बनाए, और ज़्यादातर ने मेरी सहायता की है, मतलब हेल्प की। जहाँ पे मुझे लग रहा था कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, उन्होंने कहा कि नहीं भाई तू कर सकता है। तो वो वाली फ़ील आई कि हाँ यार सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। तो आई वुड से कि हाँ, हमें फ्रेंड्स बनाने चाहिए। ये एक तो स्ट्रेस रिलीफ़ मिलता है और आदमी बेटर तरीके से प्रिपेयर कर पाता है। नहीं, मेरा मतलब बहुत करीबी दोस्त से है, जैसे तो वो वही जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, जैसे आपका बहुत करीबी दोस्त पापा के नाम से एक नंबर सेव रखता था, तो कुछ ऐसा भी कोई था आपके में जहाँ? हाँ सर, मैंने वैसे अवॉइड ही किया है इन सब चीज़ों को, क्योंकि ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी फ़ायदे का नहीं था। अच्छा, लास्ट में आपसे मैं एक चीज़ और बस पूछूंगा कि कुल कितने घंटे के लिए आप पढ़ाई करते थे, या कुछ ऐसा आपने फिक्स किया था कि मुझे आज 10 घंटे ही पढ़ना है डेली या 8 घंटे पढ़ना है डेली? ऐसे कुछ टारगेट सेट थे, या बस जितना ठीक लगा उतना? और मेरा ऐसा कुछ टारगेट सेट नहीं था। शुरू-शुरू में बस ये था कि मेरे को क्वालिटी स्टडी करनी थी, ना कि क्वांटिटी। मुझे ये नहीं था कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ और मेरा ध्यान कहीं और है, मैं फ़ोन बार-बार चला रहा हूँ। तो वो वाला सीन नहीं था। मेरे को रेगुलरिटी मेंटेन करनी थी, भले ही मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ। तो 6 घंटे मोर देन इनफ है अगर आप क्वालिटी स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप खुद देखें ना स्टॉपवॉच लगा के, तो आप 6 घंटे भी नहीं पढ़ पाते हैं ढंग से। बीच-बीच में फ़ोन चलाना, बाहर जाना। तो 6 घंटे इज़ मोर देन इनफ। अच्छा, तो लास्ट में बस मैं आपसे ये कहूँगा कि पूरा एक कंक्लूजन आप अपने फ्रेंड को, अपने छोटे भाई को कंक्लूजन देना चाहते हैं पूरी कहानी का, तो क्या देना चाहते हैं वो बता दो एक बार। तो एट द एंड मैं आपसे यही कहूँगा कि सब चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस हटा के, खुद पे विश्वास करके, थोड़ा टाइम दीजिए चीज़ों को, सिलेक्शन ऑटोमैटिकली हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, तो सिलेक्शन के चांसेस उतने ही कम रहेंगे, और जब आप अपने आप को ही टाइम देंगे, अपनी फिज़िकल फ़िटनेस को, अपनी मेंटल फ़िटनेस को, तो आप और पास जाते जाएँगे अपने सिलेक्शन। और पढ़ते रहिए, मेहनत करिए खुद पे, फिजिकल फिटनेस पे मेहनत करिए, रनिंग के लिए जाइए, क्योंकि ये भी एक अहम रोल प्ले करता है किसी डिफेंस के सिलेक्शन में, सीपीओ के या सीजीएल में भी। क्योंकि आप अगर फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देंगे तो मेंटल फिटनेस आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। और इसके अलावा ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, एंड डू वेल, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, एंड समटाइम्स टेक सम ब्रेक्स, कट सम स्लैक फॉर योरसेल्फ, दैट्स इट। अच्छा, तो आज के सेशन को हम यहीं ख़त्म करेंगे। आज हमारे साथ मोहित मलिक थे। जल्दी ही आप लोग हमारे साथ बैठे होंगे, और यही क्वेश्चन आंसर्स का दौर आगे भी जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ते रहें और खुश रहें। थैंक यू।